बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 2024 का साल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। यानी अब से 1 घंटे बाद जो है वो साल 2025 शुरू हो जाएगा। तो इस साल के अंदर पाकिस्तान में हमने सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, अवामी एतबार से क्या कुछ देखा है, क्या उतार चढ़ाव देखे हैं, जो बयानिए अपनाए गए थे उन बयानियों ने हमें क्या हकीकत दिखाई है, उनमें कितने मफरूज़े थे और उससे मुतबादिल इक़दाम उठाए गए हैं। साल 2025 को लेके हमें क्या उम्मीद है कि एक साल का सूरज जो आज गुरूब हुआ है वो क्या तमाम गम को साथ लेके गुरूब हो चुका, और कल नए साल जो सूरज की किरणें जो हैं ज़मीन पर उतरेंगी तो वो क्या अमन व आश्ती को लेकर ज़मीन पर उतरेंगी? क्या फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो तनाज़ा है और इज़राइल की जंग में शिद्दत आती जा रही है और वहाँ पर जो भूखे प्यासे लोग जो सिर्फ मज़ाहमत का इस्तारा बन के इज़राइली फ़ौजों के आगे खड़े हैं, उनके लिए कोई बेहतरी का सामान हो सकता है? मशरक़ वस्ता की सूरत हाल किस हद तक तब्दील होगी? पाकिस्तान के सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा? अवाम को मुआशी तौर के ऊपर कितनी बेहतरी देखने को मिलेगी? मुज़ाकराती जो दौर चल रहा है उसके नताइज क्या रहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के TORs क्या होंगे? इस बारे में बात की जाएगी। लेकिन आज इब्तदा के ऊपर बात करेंगे जो आज सियासी हैपनिंग के तौर पे बातचीत हुई है या जो TORs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर रही है, हुकूमत वक्त की तरफ से जो सिफारिशात मुरत्तब की गई हैं और वो गूंज अडियाला से बनी गाला तक की जो सुनाई दे रही है उसके अंदर कितनी हकीकत है, उसके नताइज क्या निकलेंगे, पॉलिटिकल केओस में किस हद तक कमी वाक़ई होगी और मुज़ाकरात के दौर में होने वाले जो फैसले हैं वो मुज़ाकरात के अमल के ऊपर कितने सवालिया निशान छोड़ते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं एक तरफ बातें जो हैं वो मुज़ाकरात की हैं, TORs की हैं, मुतालबात सुनने की हैं, अफ़ाम व तफ़हीम की हैं, सियासी इस्तेहकाम की हैं। आज जो गिलगित बल्तिस्तान से फ़ैसला आया है 34 साल कैद का, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो माजी करीब में किसी भी पॉलिटिकल रहनुमा को एक केस के अंदर अगर ये सज़ा है तो ये सबसे ज़्यादा है। ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये क्या साइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सबसे पहले तो मेरी दुआ है आहों, सिसकियों, बददुआओं, अवाम के साथ होने वाले सलूक, बदतरीन सलूक, कर्ज में डूबी हुई अवाम, महंगाई के हाथों सताई अवाम, जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनी, बेइंतहा ज़िंदगी की बाजी हारने वाले मुस्लिम रहनुमा, बेइंतहा जबर का सामना करने वाली मुसलमानों की बहुत बड़ी एक तादाद, अल्लाह करे कि 2025 में ये आहों सिसकियों से हट के खुशियाँ उन्हें नसीब हों। बहुत बुरा लगता है लेकिन सच करवा होता है। हमें मान लेना चाहिए कि 2024 में पाकिस्तान से हम शुरू करें ना अगर, और फिर उसके बाद उम्मत मुसलमा की तरफ देखें तो हमें हर तरफ बेहिसी 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 नजर आएगी। रोजाना सैकड़ों बच्चे शहीद हुए, सैकड़ों बच्चे, नहीं बोला कोई। रोजाना हजारों घर तबाह हुए, सवाए एक प्रेस रिलीज के क्या किसी उम्मत मुसलमान के किसी लीडर ने, जो हुक्मरान है यासर साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने कुछ किया? हम तो इतनी बेहिस कौम मुसलमान बन चुके हैं कि वो शख्स जो फलस्तीनियों के लिए लड़ता रहा, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर उसे मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। क्या ऐसा नहीं हुआ? एक शख्स, एक मुल्क का सदर, उसका त्यारा तबाह कर दिया गया। आज के दिन तक नहीं हम यह साबित कर सके, क्योंकि हम साबित करना नहीं चाहते कि ईरानी सदर के त्यारे को हादसा हुआ था या कुछ और हुआ था। एक और रहनुमा, एक और रहनुमा, एक और रहनुमा, लंबी कतारें हैं। पाकिस्तान की तरफ आ जाए, 8 फरवरी के इंतखाबात से लेकर बाकी दीगर मामलात को देख लें, आपके सामने आ जाएगा। महंगाई की शरह को देख लें, आपके सामने आ जाएगी।
आज साल के आखिरी दिन इस कौम के वजीर आजम, मैं ना 45 का कहता हूं ना 47 का कहता हूं, वजीर आजम है, उन्होंने वाज़ेह कहा है कि नजकारी की तरफ जाएं। यासर साहब कहा है ना आज जी, नजकारी से क्या बढ़ेगा? बेरोजगारी। नजकारी से क्या होगा? अगर मैं और आप यहां बैठकर अगर प्रोग्राम को ठीक नहीं कर सकते और हम ये कह दें कि जनाब इस प्रोग्राम को ठीक करने का कनेक्ट जो है किसी और को दे दिया जाए, तो फिर हमें हक भी नहीं बनता इस प्रोग्राम का क्रेडिट लेने का, हमें हक भी नहीं बनता इस प्रोग्राम को करने का, हमें हक भी नहीं बनता फिर इसके तमाम राइट्स अपने पास रखने का। आप निजकारी करने का आपने ऐलान कर दिया, जितनी जल्दी हो सके सबकी निजकारी कर दो। तो भाई आप इक्तदार में आए क्यों? आपने इक्तदार संभाला क्यों? अगर आप चीजें दुरुस्त नहीं कर सकते और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को आपने दे देना है, सब कुछ उनके हवाले कर देना है, तो फिर आपने बैठ के क्या करना है? यासर साहब ये चीज मंतक मुझे समझा दें। आप तो बहुत उनको समझने वाले हैं। मैं चूंकि मैं समझने वाला नहीं हूं, मेरी समझ में वो बात नहीं आती, मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल खाली है इन चीज़ों को समझने से। आप मुझे ज़रूर समझा दीजिएगा कि जब सब कुछ ही मैंने प्राइवेट कर देना है तो फिर मैंने बैठ के यहाँ पे करना क्या है? दुआ करते हैं कि अगला साल जो हमारे प्रोग्राम के ख़त्म होते ही शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे इसमें जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं उन्हें खुशियाँ ही मिलें। अल्लाह करे इस मुल्क के सियासतदानों को अवाम का ख्याल आ जाए। अल्लाह करे मेरे मुल्क की कोई चीज़ जो है वो बिकने की बजाय हम बाहर से ख़रीद के लाएं। हम ये कहें 2025 में कि हमने फलां 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 मुल्क की फलां फलां एयरलाइंस को, फलां इंडस्ट्री को पाकिस्तानियों ने खरीद लिया है, पाकिस्तान उसे चलाएगा। हम कह सकें कि मेरे मुल्क के अंदर माशरत इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि ओवरसीज सारे पाकिस्तान आके कारोबार कर रहे हैं। हम ये कह सकें, ये हमारी तमन्ना है। हम कह सकें कि इस मुल्क में अब दहशतगर्दी नहीं है, हमारे जवान सरहदों पर पहरा देते हैं और सुख के साथ वापस आते हैं। हम ये कह सकेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं हर साल की तरह ही जिस तरीके से उम्मीद है इस बार, उसी उम्मीद के ऊपर हम कायम हैं कि ये उम्मीद हमें बेहतरी का रास्ता दिखा सके। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब ने। आबिद शेर अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद शेर अली साहब क्या समझते हैं इस वक्त जो हुकूमत मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि 2 निकाती हमारे मुतालबात होंगे, जुडिशल कमीशन का और कैदियों की रिहाई का, इसमें किस हद तक हुकूमत जो है उनको ये यकीन दहानी करवा देगी कि हाँ ये मुमकिनात में से है, या फिर हुकूमत वही बात करेगी कि आपके दौर में जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहाइयाँ अमल में नहीं आई, अदलिया से आई थी, तो इस बार भी वही मंजरनामा होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस पे 2 इश्यूज हैं। कोई अगर सियासी कैदी हो तो हुकूमत ज़रूर ऑपोजिशन के मुतालबात मान सकती है। अगर वो लोग जो रियासत के ऊपर दावा बोलते हैं, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके जो ट्रायल वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हुए हैं, जिनको सजाएं दी जा चुकी है, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो तो हुकूमत बनने से पहले के वाक़यात हैं जो मई के अंदर होते हैं। मई के वाक़यात में आर्मी का जो घरों के ऊपर धावा बोला जाता है, कोर कमांडर के घर के ऊपर दावा बोला जाता है, कायदे आज़म की जो रिहाइश का है उसको जलाया जाता है, हमारे जो शोधा हैं उनकी यूनिफॉर्म को लहराया जाता है। वो तो इंडिया भी नहीं कभी कर सका। तो लेकिन जो इन जुराइम में मुलव्वस हैं उनका हुकूमत, ये वो कोई सियासी कैदी नहीं है। सियासी कैदी तो वो होते हैं जिनको सियासी तौर पर आप कैदोबंद की सोबतों में रखते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है।
इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, उनकी वीडियोस मौजूद है, किसी को गैर जरूरी सजाएं नहीं दी गई, एविडेंस मौजूद हैं, एविडेंस बेस उनको सजाएं दी गई हैं और इनका फैसला आने वाली अदालतें करेंगी, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें हुकूमत के कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अगर कोई जलसों जुलूसों में लोग पकड़े जाते हैं, आप उस पर आप कह सकते हैं कि जी हुकूमत ने सियासी कैदी उनको रखे हैं, इनके ऊपर निगोशिएशन हो सकती है। लेकिन आप एक गिराव जलाव करते हैं जिसमें जो फौज की अमलाक हैं उनके ऊपर आप दावा बोलते हैं, फौज की नहीं रियासत के ऊपर आप दावा बोलते हैं, तो उसका आपको हिसाब किताब अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको चुकाना होगा जो चुकाया जा रहा है। लेकिन जहां पे बात रही मैं समझता हूं कि हम तो पहले दिन से इसके ख्वाहिशमंद थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो नून लीग ने कहा था कि ये जी हुकूमत पीटीआई बना ले अपनी दूसरी जमातों के सामने, क्योंकि इसके साथ मिलकर, क्योंकि इनकी सीटें जो भी थी, हमने इनको कहा जी हुकूमत बनाए। जब इन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, ये पहले भी बना चुके थे, इनसे काम नहीं हुआ, तो फिर हमने इनको कहा जी बना ले, नहीं बनाई। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक हुकूमत बनाई है और हमारी ख्वाहिश रही है कि हम एक चार्टर बनाए जिसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। आप रियासत पे चढ़ दौड़ते हैं, आप कहते हैं जी केपी के लश्कर ले आएंगे, हम जला देंगे, मार देंगे। तो क्या हमने 2018 में जो हमारे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, क्या हमने कोई ऐसा इकदाम उठाया है जिससे पाकिस्तान की कौम को नुकसान हो? हमारा मैंडेट चुराया। इसके बावजूद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लेते हैं, हम इस पे आपका साथ देने के लिए तैयार है। इससे बड़ी और क्या फरागदिली होगी? क्या ये फरागदिली इनसे हम तो कर सकते हैं जो इस वक्त इमरान खान की पार्टी है? तो हम आबा शेर अली साहब आपने सियासी मैदान में जरूर लड़े। इस वक्त आपने हमेशा, आप हुकूमत भी रही है आपकी, तो आपने उस वक्त बड़ी खुल के डुल के जो अवामी बात है वो की है, ये आपका एक बड़ा क्रेडिट है। आप समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में आप अवाम को वो डिलीवर कर सके हैं जो अवाम आपसे तवक्को रखती थी? देखिए जी, पीडीएम की हुकूमत भी हमने ली, वो कांटों की सेज थी जिससे हमने बड़ा एक पॉलिटिकल सेटबैक हुआ। 2018 में हमें उसका पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ी उसकी, लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं आ रही। फिर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारी पूरी इत्तेहादी जमातें मुल्क को इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रही हैं जो इसकी बुनियाद 2018 में रखी गई। 2018 में टेक ऑफ करते हुए मुल्क को, पाकिस्तान की इकॉनमी जो टेक ऑफ करती थी, डॉलर स्टेबल था, मुल्क स्टेबल था, मुल्क में ये इंतशार नहीं था, मुल्क के ये दहशतगर्दी के हालात नहीं थे, मुल्क में ये ऐसा गुमगू का कोई हालात नहीं थे। लेकिन उस वक्त के जो फैज हमीद एंड कंपनी थी, उन्होंने फैसला किया, कुछ जजेस को साथ मिलाया और नून लीग को चलता किया। लेकिन फिर 3.5 साल उन्हीं जिन्होंने चलता किया उन्हीं ने सरेंडर किया। हमने तो इनको टाइम दिया था भी आपने जैसे भी हुकूमत ली अब चलाएं, मुल्क को चलाएं, लेकिन वो हमें कड़वी गोली निगलनी पड़ी जिसका खमियाजा हमने भुगता। लेकिन उसके बावजूद हमने हार नहीं मानी। वैसे हम अल्लाह के फज़ल से हमने वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हम अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को स्टेबलाइज करेंगे। सर बसद एहतराम, खमियाजे का मुझे पूछना है कि खमियाजा सर क्या भुगता है? यानी पीडीएम की गवर्नमेंट भी बनी, उसके बाद आपकी अगली गवर्नमेंट भी बन गई और वज़ीर आज़म फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए। ये खमियाजा भुगतना सर किसे कहते हैं? हुकूमत दर हुकूमत मिली। देखिए जी, इतना हमारी जो मेन सीटें थी कई एरियाज के अंदर, हमने वो जो हमारे गढ़ थे हमने उसमें नुकसान उठाया और ये इसमें किसी किस्म के भी जनाब मुशर्रफ के दौर में भी अल्लाह के फजलो करम से हमने वो सीटें निकाली हैं। मुश्किल तरीन अदवार में भी हमने वो सीटें निकाली हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है।
तो पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन आ जाता है, आया, हमने उसको बर्दाश्त किया, हमने उन चीज़ों को देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर हमें मौका दिया। हमने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया इसमें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो डूबती हुई नौ की थी उसको हमने स्टेबल किया। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब अच्छे आ रहे हैं। पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जा रहा है, बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से हमें थ्रेट है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनकी नजरें हैं। हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की। हमारे ऊपर अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। भारत के रास्ते से हमें इसमें दहशतगर्दी का निशाना। हमारे तो चारों तरफ माइंस बिछी हुई हैं, जिधर भी पांव रखें धमाका खेज मुआद है नीचे, लेकिन इसके बावजूद हम हिम्मत नहीं आ रहे, इसके बावजूद हम कौम को मायूस नहीं कर रहे। आपके सामने मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमें इसका अदराक है कि लोगों को मसाइल हैं, लोगों में बिजली के बिल देने की सख्त नहीं मौजूद नहीं है, लोग कमजोर हुए हैं। लेकिन ये अभी 1-1.5-2 साल की बात नहीं है। ये आप 2018 से मैंने आपको इसलिए वो मिसाल दी थी ताकि वो आपके ज़हन नशीं दे। लेकिन 2025 इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी भी टेक ऑफ करेगी, पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी मुस्तहकम होगी, और जो बिजली और गैस के बिल हैं इनमें भी इंशाल्लाह तेजी से कमी आएगी, और हम पाकिस्तान को 2025 में अपने पांव पे इंशाल्लाह ताला खड़ा करेंगे। जावेद साहब, वाली पोजीशन में इंशाल्लाह पाकिस्तान आपके एक बड़े सीनियर रहनुमा आप ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि ये जमहूरियत रिमोट कंट्रोल जमहूरियत चल रही है, और जवेद लतीफ़ साहब आपके साथी वो कहते हैं कि जनाब हमें ये इतने अरब में हुकूमत मिली है 2.5 साल के लिए। वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए जी, मैं किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकता। हर साद रफीक साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सीनियर लीडर भी हैं, बेहद एहतराम है। जवेद लतीफ़ साहब भी जो उनकी बातें हैं वो जवाब जवेद लतीफ़ साहब ही देंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो साद रफीक साहब ने भी यही बात की है कि हमें वो भी पुरानी बातों को जो जख्म है हमारी जमात पर, हमारे लीडरों पर, हमें सियासत में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, हमारे लीडर्स को जिला वतनियाँ काटनी पड़ी, हमारे लोगों को जिला वतनियाँ काटनी पड़ी, हमारे लोगों को रात के 12-12 बजे सजाएं सुनाई गई। तो ये तो रियासत मदीना में ये हमारे हालात थे कि आप रियासत मदीना में बकौल जो इमरान खान के थी उसमें सांस लेना मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल तरीन था। हमारा सेनेट का इंतखाबात हमारे चोरी किए गए। लेकिन मैं आपको इस बात की मुझे तो इंशाल्लाह यकीन है, अपनी लीडरशिप के साथ हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। हर मुश्किल और मुश्किल तरीन हालात में उनके साथ शाना बिशाना है, और इंशाअल्लाह ताला कौम को निकालेंगे। गिले शिकवे मुझे नहीं पता जवेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा। जवेद लतीफ़ साहब को इस तरह की गुफ्तगू नहीं फरमानी चाहिए चैनल्स के ऊपर बैठकर। ठीक है, आप पार्टी मीटिंग में ज़रूर अपनी चीज़ों का इजहार करें, लेकिन ये वही पार्टी है जो हमें नवाजती है, वही पार्टी है जो हमें। आप शेर अली साहब यही कह रहे हैं आपकी पार्टी के किसी तर्जमान की तरफ से, देखिए मेरी आपकी पार्टी के किसी तर्जमान की तरफ से तरदीद नहीं आ रही उस बातों की। अब आबिद शेर अली साहब, अपनी ही जमात हुक्मरान हो और आप उन्हें कहें कि आप दबाव में आके इनसे बातचीत कर रहे हैं, आप एतराफ़ करें, तो फिर ये कौन सा गम है जो हुकूमत को तनकीद दे के ही गलत हो रहा है? मैं अफसोस का इजहार भी करूंगा कि इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जवेद लतीफ़ साहब को भी किसी कीमत पे ऊपर किसी किस्म का हुकूमत पे दबाव नहीं है। हुकूमत ने तो पहले भी किसी का दबाव नहीं लिया, नवाज शरीफ साहब किसी का दबाव नहीं लेते। हम हालात के मुताबिक मुल्क को रन कर रहे हैं, हालात के मुताबिक चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैंने फिर कहा जवेद लतीफ़ साहब के लिए हार जीत भी अल्लाह की मर्जी है, और हर बंदे को भी पार्टी एक ख़ानदान है, तो आप पार्टी में ज़रूर गुफ्तगू करें। लेकिन ये आपकी राय का मुझे अफसोस है कि अगर समझते हैं आप कि पार्टी मुस्लिम लीग नून किसी दबाव के तहत ये डायलॉग कर रही है, कोई दबाव नहीं है।
हमारे पर 26 करोड़ आवाम का दबाव है जो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, जो पिछले कई सालों से लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं। हमें दबाव उन लोगों का, पाकिस्तान की जो इकॉनमी का 2018 के बाद बेड़ा गर्क किया, हमें उसका दबाव है, जरूर दबाव उन लोगों का दबाव है जिनके लिए हमने खुशियां लानी है, जिनको हमने सहूलत देनी है। तो ये दबाव हम पर जरूर है। उस दबाव के मद्देनजर रखते हैं हम चाहते हैं कि मुल्क में एक स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, मुल्क में एक मुस्तहकम बुनियाद होनी चाहिए, मुस्तहकम मुईशत होनी चाहिए। ये अफरा तफरी में तो ऊपर से दुनिया दुश्मन, ऊपर से हम पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है, पेशावर तक लोग रात को 5 बजे के बाद सांस नहीं अपनी मर्जी से ले सकते, उन चीज़ों को भी हमने मद्देनजर रखा हुआ है। तो हुकूमत, रियासत अपनी तमाम इकाइयों को मद्देनजर रखकर अपने मामलात को डील करती है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि अगर कोई कहता कि हम किसी डील के मुताबिक या हम किसी के दबाव पर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। बिलावल साहब आजकल आपकी हुकूमत के खिलाफ बड़े तुले हुए हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इनकी हुकूमत मेट्रो से शुरू होती है और ऑरेंज ट्रेन पर ख़त्म हो जाती है। बिलावल साहब की मेहरबानी है, वो किसी न किसी चीज़ पर नून लीग को तो याद रखते हैं। बिलावल हमारे भाई हैं, ठीक है, उनके कोई गिले शिकवे होंगे तो वो बैठकर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उन्होंने इस पर गुफ्तगू की है। पंजाब के मामले में मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी उनको एड्रेस किया है। तो इस तरह की ज़रूर उनकी अपनी जमात की पॉलिसीज़ हैं। तो हर जो क्रिटिसिज्म होते हैं तो उसको आप पॉजिटिव लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, किसी चीज़ों को वेल लेफ्ट भी करना पड़ता है, इस चीज़ों को सरफे नज़र भी करना पड़ता है, हर चीज़ का जवाब देना मकसूद नहीं होता। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में ये जो साल 2024 का इख्तिताम हो रहा है, तो सवाल ये है कि साल 2025 में हमारे साथ क्या होगा। साल 2025 में हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। वो जो बयानिए अपना रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे किस हद तक रोज़े रोशन की तरह आया होंगे। एक बात यह है कयास आराई करना, एक बात यह है इल्मुल आदात पे बात करना, एक बात है इल्मुल फल्कियात पे बात करना, एक बात है ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के बात करना। बहुत सारे लोगों की अपनी दानिश के अंदर बहुत सी चीज़ों के ऊपर एतकाद नहीं होता, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी बसती है जिसका एतकाद बड़ा मजबूत है इल्मुल आदात के हवाले से, इल्म फल्कियात के हवाले से। तो आज हमने मजमूई तौर के ऊपर साल के आखिर वाले दिन में, हस्बे रिवायत हर साल हम साल के आखिर वाले दिन के ऊपर इस तरह का तज्जिया भी लेते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि अगला साल जो है उसमें क्या कयास आराइयाँ हैं, कौन सी बातें जो हैं वो खुशफहमियों की बुनियाद पे हैं और कौन सी बातें हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर हैं। तो इसी पे बात करेंगे। हमारे आज के जो गेस्ट हैं इस सेगमेंट के अंदर एमएच मलिक साहब हैं, पामिस्ट हैं, और एमएच मलिक साहब ने बहुत सारे लोगों के बारे में, राजा परवेज़ अशरफ साहब के बारे में, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बारे में, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बहुत सी ऐसी पेशीन गोइयाँ की थी जो बाद में सच साबित हुई। और हाल ही की एक जो जिंदा मिसाल है वो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की है कि दोबारा रेट करने की जो उनको सिफारिश की गई थी वो एमएच मलिक साहब की तरफ से की गई थी। दीगर अफराद भी हमारे साथ होंगे। बात का आगाज़ एमएच मलिक साहब से करते हैं। मलिक साहब, सबसे पहला सवाल ये, 2024 तो बीत गया, जो कुछ हुआ सभी को मालूम है। सवाल ये है 2025 मजमूई तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? जी बहुत शुक्रिया। इस तरह से है कि अगर इस सेगमेंट का आगाज़ मैं इस तरह से करूं, बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके दिए गए अल्फाज से कुछ रोशनी लेते हुए, तो मैं कहूँगा कि पिछला साल जो था वो कैंची का साल था, ये साल जो है ये सुई का है, यानी सिलाने का। अच्छा। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे मसाइल जो हमारे 2024 में अक्सर लोगों ने देखे हैं, तो आई थिंक कि वो सारे मसाइल रफ्ता रफ्ता एक हद तक नहीं, काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता जो मैनेज होते चले जाएंगे। यानी हमारी
सिचुएशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। इसे आप कंट्री लेवल पे बेशक आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख लें, कुछ सियासी इस्तेहकाम के हिसाब से देख लें, कुछ पब्लिक के जो अमूमी मसाइल हैं उनके लिहाज से देख लें, तो मेरा ख्याल ये है कि ये रिहेबिलिटेशन का साल होगा। ठीक। अच्छा मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, इस पाकिस्तान के लिए कहा यासर ने कि अच्छा साल हो। पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं और पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ करते हैं। सियासतदानों के लिए तो हर साल ही अच्छा होता है ना, उनका साल बुरा होते ही कोई नहीं, बल्कि वो बुरा साल उन पर आता ही नहीं, और अल्लाह किसी पे भी ना लाए बस। तो आप क्या देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, क्या आप आइंदा उन्हें इक़्तिदार के किसी मकसद पे देख रहे हैं, वज़ीर आज़म देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ का? देखिए, उसमें मैं ये उनके हैंड प्रिंट्स के ज़रिए अगर हम बात करें तो उनके हाथ पे जो लाइन ऑफ सक्सेस थी वो अपनी एक पीक देख के तो अब एक नॉर्मल सी पोजीशन पे चल रही है। तो जो इक़्तिदार उन्होंने इंजॉय किया एक तवील अरसा तक मुख्तलिफ़ पोजीशंस के लिहाज से या अपनी इनफरादी हैसियत के अतबार से, तो मेरा ख़्याल है कि वो अपनी पीक जो है वो देख चुके हैं। तो अब उसके जो है कुछ ना कुछ ज़ाती तौर पे उनकी असरात जो हैं वो चलेंगे, लेकिन वो इक़्तिदार की पीक देख चुके हैं। यानी अब आप समझते हैं कि वो मसनद इक़्तिदार तक दोबारा नहीं जाएंगे? जी, मेरा ख्याल है, और ये मैंने इलेक्शन से जो हालिया इलेक्शंस थे उनसे पहले भी ये कहा था कि अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिलावल साहब की लाइन ऑफ सक्सेस अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई कि हम उन्हें किसी बड़ी सीट पे देख सकें, लेकिन ये कि रफ्ता रफ्ता वो ग्रोइंग है, तो मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों के बाद वो इस पोजीशन में लाइन ऑफ लक को देख सकें हम, कि ज़रा ज़्यादा डीप या वर्थ के लिहाज से उसमें स्ट्रेंथ आ जाए, तो बहुत मुमकिन है कि तब भी जो है वो उनके मुतल्लिक़ ये बात की जा सके किसी बड़े ओहदे की। यानी अब अगली असम्बली में? जी, मेरा ख्याल है अगली असम्बली में वो बतौर वज़ीर आज़म हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, तो लेकिन फ़िल वक्त अगर उनकी लाइन ऑफ लक के साथ साथ लाइन ऑफ सक्सेस को देखें तो थोड़ी सी उसमें कमी दिखाई देती है। इमरान खान जो इस पाकिस्तान में सबसे फेवरेट तरीन सियासी लीडर हैं, उनके मतलब आप क्या कहते हैं? डरना नहीं, सीधे बताना जी। मैं राना साहब, मैं आपको ये बता दूं कि मलिक साहब ने ना पिछले साल में तकरीबन मेरे ख्याल से अप्रैल या मई का महीना था, तो उस वक्त बातें वो चल रही थी ना कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है अगले 1-2 माह में। मलिक साहब ने उस वक्त कहा था कि ये इस साल में मुमकिन है ही नहीं, हालांकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादातर उधर की है। इन्होंने कहा था मुमकिन नहीं है, तो वो मुमकिनात जो उस वक्त नहीं थे, क्या अब वो मुमकिन है अगले साल में? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तकरीबन 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक का जो स्पेल है, इसमें उनके लिए कुछ आसानियों के आसार हैं, कुछ गैर मामूली आसानियाँ भी हो सकती हैं। अब हो सकता है कि वो सियासी इस्तेहकाम पे मबनी हों, वो कुछ अदालती केसेस के लिहाज से हों, शायद उनके जो एक कुछ इंटरोगेशन का जो मसले मसाइल हैं वो सेट होते चले जाएं, तो या हो सकता है कुछ पब्लिक के लिहाज से उनकी जो लाइन ऑफ सक्सेस अभी भी बताती है कि थोड़ी सी इम्प्रूव्ड फॉर्म में नज़र आती है, उनके हैंड प्रिंट्स पे है, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। फिर ये कि एक तो ये 15 फरवरी से लेके 31 मार्च या फिर ये कि मंथ ऑफ जुलाई, मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक बड़ा कंफर्टेबल पीरियड हो सकता है और उनकी हक में काफ़ी सारी फेवर्स जो हैं वो जाग सकती हैं। हाँ, तो ये मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा इनके इक़्तिदार के तूल को देख रहे हैं, ज़वाल को देख रहे हैं, या उनको आइंदा वज़ीर आज़म देख रहे हैं? देखिए, अब जो उनकी लाइंस हैं ना, लाइन ऑफ लक और लाइन ऑफ सक्सेस का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो इस वक्त के लिहाज से वो ठीक चल रही हैं, कुछ अर्सा और भी चलती हैं, लेकिन अगर आप इसको कहें कि आइंदा 2-3 साल 4 साल के टेनोर में क्या वो पीएम बन सकेंगी या 5 साल के, तो मैं ऐसा नहीं देख रहा। मुझे लगता है कि जैसे अभी लाइन ऑफ लक और लाइन ऑफ सक्सेस का अभी कॉम्बिनेशन ज़रा और मैच्योर होगा तो फिर शायद इस ज़िमन में भी बात हो सके। फिल वक्त जो है वो जितनी पोजीशन इंजॉय कर रही हैं थोड़ी सी और इंजॉय, इस तरह से आगे चलता रहेगा सिलसिला। बिलावल भुट्टो की शादी का साल होगा 2025? जी, 2025 में शादी होगी उनकी? हो जाएगी इंशाल्लाह। इतने सालों से बात चल रही है मलिक साहब, तब तो नहीं हुई? देखिए, कोई ना कोई वक्त तो आता ही है जी, जब वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अच्छा, आप हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? जी, हुकूमत चलती है, तो लेकिन थोड़ा सा मसाइल आ सकते हैं इसमें, लेकिन ये अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें या थोड़ी सी नहीं, मुझे सब इन्वेस्टमेंट में क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? क्या ये साल जो कल से शुरू होगा जी 2025 से, क्या ये साल इंतखाबात का साल होगा, अबूरी हुकूमत का साल होगा,
या सारी जमहूरियत के लपेटे जाने का साल होगा? नहीं, जमहूरियत तो बरकरार रहेगी और हुकूमत भी है, ये चलती रहेगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि सितंबर अक्टूबर के राउंड अबाउट कुछ इस तरह से सिचुएशन चेंज हो जाए कि जैसे इत्तफाक़ राय भी हो सकता है कि जैसे दोबारा से भी इलेक्शन हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा इत्तफाक़ राय से मुमकिन हो जाए। क्या इमरान खान को सज़ा हो जाएगी? देखिए, उनके हाथ पे इस तरह की कोई साइन नज़र नहीं आता। जितनी सज़ा हुई है वैसे तो ये भी एक सज़ा ही है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कुछ न कुछ जो है ना उनकी केसेस जो हैं शायद वो मेरिट पर डिसाइड भी हों, कुछ इस तरह से बात आगे चले, तो मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत लंबी सज़ा तो उनको नहीं होने वाली। अच्छा, अहमद मलिक साहब ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में आपने इन्वेस्टमेंट की बात की जी, ये इन्वेस्टमेंट अभी जितनी है इतनी ही रहेगी, इससे बढ़ेगी तो किस महीने में जाके बढ़ेगी? देखिए, जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त है ना, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, इजाफे के साथ ये बढ़ सकती है, लेकिन जुलाई के बाद जो है इसमें ज़्यादा तेज़ी मैं देख रहा हूँ कि जुलाई के बाद इसमें। जुलाई में ऐसा क्या होगा सर? वो इस तरह से है ना कि जुलाई जून जो है ये भी एक कंट्री लेवल पे मैं समझता हूँ कुछ तब्दीलियाँ इसमें भी मुतवक्को हैं बुनियादी नौइयत की। सर वो कुछ ज़रा खुल के बता दें कैसी? मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से आई थिंक यहाँ पे बड़ी पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी जुलाई के राउंड अबाउट। तो जुलाई से पहले कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जुलाई में जाके सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मलिक साहब, आप पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत, या अली अमीन गंडापुर है जिस तरह, उनकी हुकूमत का मतलब कहा जा रहा है कि ख़त्म होने जा रही है, और भी बहुत सी चीज़ें हो रही है, क्या किसी सूबे में कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं आप? नहीं। बुशरा बीबी और इमरान खान का साथ मुकम्मल रहेगा? जी, लाइंस के मुताबिक तो ऐसा ही है। जवाब बड़े मुख्तसर हैं आपके। टू दी पॉइंट तो है ना? टू दी पॉइंट। और आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर रहेंगे? जी, उनकी भी जो है सियासी ज़िंदगी वो समझें कि अपनी पीक की तरफ मायल है, और शायद ये टेनोर उनका आखिरी टेनोर भी हो सियासी एतबार से। और बिलावल भुट्टो का जो टेनोर होगा उसमें आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडलाइन शामिल होगी? जी, शामिल होंगी। मुतबादिल पॉलिसीज़ होंगी? नहीं, गाइडलाइन शामिल होंगी उनकी। तो ये है कि बहरहाल बिलावल साहब का इस तरह से लगता है कि जैसे उनकी लाइन एक इनफरादियत को भी शो करती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पे उन्हीं के ज़ेर असर हों, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो अपनी इनफरादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि बड़ी पॉजिटिव होगी। बिलावल साहब के हाथ में जो है ना करंट, वो बड़ा पब्लिक लेवल का है, और पब्लिक के लिए मैं समझता हूँ कि एक एसेट होते हैं ऐसे लोग। आवाम को रिलीफ कब मिलेगा जी? ये साल जो है जी, इसके किस महीने से अवाम जो है उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आप देख सकेंगे? देखिए, इसको फिर मैं कहूँगा जुलाई के साथ एसोसिएट कर लें, या 5-6 महीने भूखे मरिए। नहीं, तो वो कुली तौर पे अवाम के लिए फैसला वो तभी का है, वो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट उसको ज़्यादा देख रहे हैं या उसमें कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं सियासी तौर पे? देखिए, ये एक दफ़ा सियासी कुछ कह लें कि मसाइल जो है ना उठ के लेकिन फिर सेटल्ड होते नज़र आते हैं जुलाई के राउंड अबाउट। तो वहाँ पे जो है ना इस लिहाज से फिर महसूस ये होता है कि जैसे एक इस्तेहकाम का पीरियड जो है वो जुलाई से आगे ख़ुसूसी तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स फिर उसके असरात जो हैं वो ओवरऑल प्रिवेल करेंगे। सही, यानी जुलाई में बात जाके जो है वो कहीं बेहतरी की तरफ जाती हुई माइल देगी जी, और सियासी इस्तेहकाम भी आ सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मज़ीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से पहले बात हो रही थी कि 2025 कैसा रहेगा, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि 2025 में जो हैपनिंग होंगी उससे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं। वो उम्मीदें जो पिछले कई सालों से हमने लगा के बैठी कि पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में बेहतर होगी, वो उम्मीदें जो हमने लगा के बैठी कि मुआशी रोज़गार में इजाफा होगा, कारोबार फले फूलेगा, सियासी तौर पर इस्तेहकाम आएगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर रेटिंग बेहतर होगी, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा, बहुत सी बातों की उम्मीदें थीं, लेकिन वो उम्मीदें बर आईं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ को माहिर, इसी पे बात करेंगे। माहिर इल्मुल आदात कनान चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कनान चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कनान चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल ये कि 2025 मजमूई तौर पे पहले बात करते हैं, फिर इनफरादी तौर पे शख्सियात पे आऊँगा।
मजमूई तौर पे पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए 24 से बेहतर होगा, 24 जैसा होगा, या 24 से बदतर होगा? जी बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। आपके क्वेश्चन का आंसर करता चलूँ। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अगर मैं देखता हूँ तो 2025 को जमा करने से 2 जमा 0 जमा 2 जमा 5 को जमा करने से जो अदद आता है वो 9 का अदद हमारे पास आता है। 2024 को जब हम जमा करते हैं 2 जमा 0 जमा 2 जमा 4 को जमा करने से 8 का अदद आ रहा था। अब 8 का अदद जो है एक कंट्रोवर्शियल और डिलेज का अदद है, और 8 के साल के बारे में जो प्रेडिक्शंस मैंने दी थी वो तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन 3 चीज़ें मैं दोहराना चाहूँगा। 8 फरवरी के इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम 6 और 2 को जमा करने से 8 का अदद बन के आ रहा था, और 26 नवंबर 6 और 2 को जमा करने से 8 का अदद आ रहा था। 8 का साल था, जिसका मतलब होता है कर्मा, यानी कि गुड डीड्स या बैड डीड्स जो आपने किए हैं वो आपने देखने हैं आगे उनको। अब ये 3 प्रेडिक्शन रिपीट करने का मकसद सिर्फ रेफरेंस देना है 8 के नंबर का, क्योंकि ये चीज़ें अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। 8 फरवरी का इलेक्शन जो डिले हुआ था उसके रिजल्ट्स ये आगे जाके डिस्कस होंगे, और 26वीं आईनी तरमीम और इलेक्शन के हवाले से मामलात और 26 नवंबर का वाक़या, ये तीनों चीज़ें आगे चलेंगी। 9 का अदद जो 2025 को जमा करने से आ रहा है, पाकिस्तान के हवाले से अगर देखूँ तो कंप्लीशन और करेक्शन का अदद बनता हुआ नजर आ रहा है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्शन, करेक्टिव एक्शंस, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बियॉन्ड द पार्टीज अलायंस बन सकता है पॉलिटिकल बड़े लेवल पे, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी होंगे, इदारे भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, मिलके बैठेंगे और ये देखेंगे कि पाकिस्तान में हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, उनको कहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इलेक्शन भी डिस्कशन में आएगा, 26वीं आईनी तरमीम भी आएगी, और ये 26 नवंबर के वाक़यात भी आएंगे। आगे जाके इसके हवाले से जितने करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकेंगे वो ज़रूर लिए जाएंगे। अब 2025 की अगर मैं बात करूं तो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कंप्लीशन का साल है। कंप्लीशन किस चीज़ की है कि जो प्रोजेक्ट्स छोड़े हुए हैं अधूरे, जैसे कि इंसानी हकूक़ और राइट टू वोट, या महंगाई के हवाले से चीज़ें, या फिर दूसरी चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो अनकम्प्लीट छोड़ी गई हैं, वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। यहाँ से स्टेप्स लिए जाएंगे। 2025 में ये हुकूमत कायम रहेगी या नए इंतखाबात होंगे? अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीशन 2025 के अदद की अगर मैं बात करूँ तो ये जो रजीम चेंज थी ये भी कंप्लीशन की तरफ जाएगी। तो मुझे लगता है कि हुकूमत के चेंज होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद है। हुकूमत मुझे इनके लिए कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हुकूमत और रजीम दोबारा से चेंज हो सकती है, और डेफिनेटली इसके चांसेस मौजूद है कि हुकूमत यहाँ से चेंज हो 2025 में। हुकूमत की चेंजेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना हिस्सा होगा अगली हुकूमत में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उनका टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा इस दिसंबर के बाद। तो एवरेज हिस्सा ही उनका हो सकता है, या ग्रैंड अलायंस की भी अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का थोड़ा हिस्सा ही उसमें बनेगा। जब पहले इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी के, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब का चांस है। अब मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए अपनी हुकूमत को 2025 में कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए पहले 2 महीने ही बहुत मुश्किल होंगे इनके लिए, जनवरी और फरवरी 2025 के महीने। और सेम फॉर द मरियम साहिबा, उनके लिए भी अपनी गवर्नमेंट को जो है आगे कंटिन्यू करना नामुमकिन हद तक मुश्किल नज़र आ रहा है न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या देख रहे हैं कैदी नंबर 804, इनकी रहाई यहाँ भी जेल में, क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, और जो 9 का अदद बन रहा है 2025 का, इनको कंबाइन करके न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ये बनती है कि खान साहब भी अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। अब कंप्लीशन क्या है? जो उन्होंने कैद काटनी थी, पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी थी, वो कर चुके हैं। अब उनकी कैद भी ख़त्म होती नज़र आ रही है, इख्तिताम पजीर होती नज़र आ रही है 6 फरवरी के राउंड अबाउट 2025 के, या इससे थोड़ा आगे पीछे उनकी रिहाई के मैक्सिमम चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो मीन्स ये है कि बहुत सारे लोगों को असल चेहरे वो देख चुके होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के, उखाड़ पिछाड़ करेंगे पार्टी में, एक नए
जो है मोटिव के साथ सामने आएंगे और वो जो हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे थे उस पर बहुत सारा काम वो कर चुके होंगे, उसकी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली खान साहब के लिए रिहाई के चांसेस बिल्कुल वाजे नज़र आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन, एंड ही इज इन विन विन सिचुएशन इन 2025। आपने कहा 6 फरवरी के आसपास, MS मलिक साहब इससे पहले मौजूद थे हमारे साथ, तो उन्होंने एक तारीख दी 15 फरवरी से 31 मार्च तक रिहाई के हवाले से। अग्री करते हैं इसको? देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बात करता हूँ ना, तो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, खान साहब का लकी टाइम तो दिसंबर से शुरू हो चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्टर जो ये है कि 2025 का जो साल का आगाज होगा न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, चाइनीज न्यूमरोलॉजी को देखते हुए, वो 6 फरवरी से होगा। तो खान साहब के लिए एक्टिव होगा ये ईयर 6 फरवरी से, और 1 महीने के अंदर असरात इसके मैक्सिमम मिल जाते हैं। सो दैट्स वाई ये आगे की तरफ जाएंगी चीज़ें, लेकिन ये टाइम पीरियड है जो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होगा और खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो क्या आप देख रहे हैं अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आपके इल्मो-उदात जो भी हैं उनके मुताबिक? It is too early to predict or say something about that, but the thing is कि अगर कोई 3-4 लोग सामने आएंगे तो उनमें से मैं प्रेडिक्ट कर सकूंगा, या फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है। चले मैं अल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम अहमद, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां नवाज शरीफ। अच्छा, मुझे किसी ने इससे पहले सैयद मुशाहिद हुसैन साहब का नाम भी दिया था, तो उनका भी टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मौलाना साहब की अगर बात करें तो उनके लिए एवरेज टाइम पीरियड है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई नाम होगा जो आपने लिए, बिलावल साहब भी नहीं होंगे, शायद कोई नया नाम ही सामने आएगा। इनमें से मुझे मुमकिनात, इमरान भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है। इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, अभी 2025 में तो इलेक्शन की तरफ मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक चीज़ें जा ही नहीं रही। 2025 में इलेक्शन की तरफ चीज़ें जा ही नहीं रही, तो इसलिए ये मुमकिनात में से ये नाम नहीं है। अगर तब्दील भी होती है तो ये नाम नहीं आएंगे, कोई नया नाम आएगा। बहुत शुक्रिया करी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, 2 अफराद से अपने राय जो है वो जान ली है। MS मलिक साहब ने और कनान चौधरी साहब ने हमें ये बताया है कि ये साल जो है, जो नया साल है, वो किन अफराद के बारे में क्या पेशीन गोइयाँ की जा सकती हैं, इसी में मज़ीद शामिल गुफ्तगू करते हैं और आरा में थोड़ा सा और मुदल्लल इजाफा करते हैं। गुलाम अब्बास गुल साहब, माहिर फ़ल्कियात और माहिर इल्मुल आदाद, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, बात ये हो रही है कि 2025, ये जो हमने 2024 का एक बड़ा एपिसोड देखा है, जिसमें हमने टर्मोइल देखा है, केओस देखा है, वो चाहे पॉलिटिकल सतह पे हो, माशी सतह पे हो, अवामी सतह पे हो, जो बेचैनी एक देखी है, उस बेचैनी में किसी हद तक खात्मा आप देखते हैं, या फिर यही साल जो है 2024 जैसा ही 2025 देखने को मिलेगा? दो बड़ी अहम बातें आपके सवाल में। एक तो यह है कि 2025 जो है, अल्लाह पाक हम सब के सलामती वाला लाए और इसमें खुशियां नसीब हो और कामयाबियां हो। पहली बात यह है कि 19 नवंबर से पाकिस्तान का बेहतरीन टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है, 19 नवंबर 2024 से, और ये अब अगले 19 साल तक जो है ये अपने टेक ऑफ पोजीशन में रहेगा और बहुत बेहतरीन टाइम पाकिस्तान का होगा। यूं समझ लें कि पाकिस्तान एक दफा दोबारा से पैदा हुआ है इस 2025 में, और इसके लिए जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो शुरू का हाफ है जून तक, इसमें पहला जो 10 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक के जो हालात हैं ये बहुत टफ टाइम होगा। इसमें पाकिस्तान में शरारतें भी होंगी, इसमें तोड़ फोड़ भी होगी और चीज़ें ख़राब होने की तरफ भी जाएंगी, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाएंगी। 14 मार्च को पहला चांद ग्रहण लग रहा है जो विर्गो सुमला के उसमें लग रहा है, और उसके कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को दूसरा सूरज ग्रहण लग रहा है। ये बड़ा अहम सूरज ग्रहण है जिसके अंदर पाकिस्तान के जो जायचा है उसके अंदर एक ही घर के अंदर 6 जो हैं
वो स्टार जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो बहुत ताकतवर स्टार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 29 मार्च को से पहले और कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है। हो सकता है कि स्ट्राइक हो, कोई ब्लड शेड हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, लेकिन उसके बाद 16 मई तक ये हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा, मालियाती इस्तेकाम आएगा, फिनांस का इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा और तमाम चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर भी हलचल मच रही है वो भी ठंडी हो जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर पोजीशन में खड़ा हो जाएगा और रवान दवा हो जाएगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत ये कायम दायम रहेगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके लिए ये मई और जून तक जो है बहुत ही टफ टाइम है। अगर ये टाइम उन्होंने अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लिया और ये निकल गया ये टाइम, तो इंशाल्लाह ताला आप ये प्रेडिक्शन मेरी लिख लें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख में पहले वजीर आजम होंगे जो 5 साल मुकम्मल करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मई जून तक अपना टाइम निकाल गए और जुलाई भी उन्होंने देख लिया तो वो 5 साल तक वजीर आजम रहेंगे, बसूरत दीगर तब्दील भी हो सकता है? जी फिर तब्दील नहीं होंगे। और इसमें एक बात और बताऊं कि ये जितनी शरारतें बन रही हैं, क्योंकि इसमें फरवरी में राव और केथू के मार्च और अप्रैल में जाके दोनों एक घर में सेटल डाउन हो रहे हैं और यही शरारतें, और असल में राव का काम होता है शरारतें करता, शैतानी हरबे इस्तेमाल करना, और केथू जो है वो उसको कैंची से काटता है, 2 हिस्सों में तकसीम करता है। तो अगर इस गवर्नमेंट ने पूरी हिकमत अमली के साथ इन तमाम प्रेशर्स को और चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया और उसको इग्नोर करके आगे निकल गए, तो फिर इनको कोई नहीं हरा सकता और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मजबूत किला बनने जा रहा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, बानी तहरीक इंसाफ? ये बड़ा अहम सवाल है। तकरीबन आजकल की हॉट सवाल यही चल रहा है कि उनका मुस्तकबिल क्या है। देखिए, मैंने 2024 में एक प्रेडिक्शन की थी 1 जनवरी को। मैंने कहा था कि 16 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक 6 दिन का एक स्पेल बन रहा है, गैप बन रहा है, जो पीटीआई के जो बानी है उनके लिए बेहतरीन टाइम है, एक मोमेंट बन रही है। अगर उन्होंने इसको अवेल कर लिया तो ये जेल से बाहर आ जाएंगे या इनको एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने एक वो टाइम ज़ाया कर दिया। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये टाइम ज़ाया हो गया तो ये 2025 के टिल नवंबर तक जो है ये जेल में रहेंगे और इनका डार्क टाइम जो है वो स्टार्ट रहेगा। क्योंकि 23 में इन्होंने जो केतु और राहु को अपने साथ चिपकाया और एक योग होती है जिसे किरण योग कहते हैं, जो उनकी टांगों के साथ लिपटी हुई है, जो एक कहते हैं ना रस्से से बांधा हुआ, तो वो योग में से अभी तक नहीं निकल पाए और वो योग जो है वो 2025 के 19 नवंबर तक जा रही है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो कोई ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही कि वो बाहर आ जाए। अच्छा सर, अगर नवंबर से पहले रिहाई के इम्कानात होते हैं तो फिर किस योग में तब्दीली के बाद ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी? देखिए, तब्दीली का अल्लाह पाक के निज़ाम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे नाक़िसुल अक़ल इल्म के मुताबिक जो है, जो मैंने जायचा बनाया हुआ है, उसके मुताबिक ये है कि एक स्पेल मई के शुरू में यानी कि पहले वीक में एक बन रहा है जिसमें वो थोड़ी सी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अवेल नहीं करेंगे। और एक तो रिलीफ अभी बिल्कुल तैयार है जो 5 जनवरी से 12 जनवरी तक का है। अगर इसमें भी उन्होंने कोई सेटल वो नहीं किया तो वो मेरा ख्याल है कि आगे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक रिलीफ अभी फिल वक्त मौजूद है, अगर उससे कोई फ़ायदा उठा लिया तो फिर बेहतर है, बसूरत दीगर नवंबर में जाके वो रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया अब्बास गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है इस उम्मीद के साथ कि जब कल हमारी अगले साल के दिन में मुलाकात होगी तो हालात जो हैं वो हमारी उम्मीद के मुताबिक ही पड़ते हुए दिखाई देंगे। जो पीछे पजमुर्दगान की सूरत हाल हमने देख ली है वो ख़त्म हो चुकी होगी। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।